हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सीडीपी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग 30 में से 12 से 15 प्रश्न सही कर ले रहे हैं तो आपकी सीडीपी की तैयारी बहुत अच्छी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट आए, जो भी क्लासेस आए, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया है यहाँ पे कि बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि कल्पना, समालोचनात्मक सोच और परासंज्ञान की चर्चा परोक्ष रूप से विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत की जाती है? सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत या शारीरिक क्षेत्र के अंतर्गत या नैतिक क्षेत्र के अंतर्गत या संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत? बताइए पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। गुड आफ्टरनून सभी को। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि कल्पना, समालोचनात्मक सोच और परासंज्ञान की चर्चा परोक्ष रूप से विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत की जाती है? तो ये की जाती है संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत। चौथा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। मॉर्निंग वाली अगर आप लोग क्लास नहीं देखें तो जाके देख लेना, और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास सिर से पैर की दिशा में विकसित होता है। निम्न में से कौन सा सिद्धांत इस कथन को बतलाता है? निरंतरता का सिद्धांत, आनुवंशिकता का सिद्धांत, शीर्षगामी का सिद्धांत या अधोगामी का सिद्धांत? बताइए दूसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा सिद्धांत इस कथन को बतलाता है? तो यह शीर्षगामी सिद्धांत हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं। प्रारंभिक वर्षों में निम्न में से कौन सी संस्थाएं बच्चों के समाजीकरण में प्राथमिक संस्थाओं की भूमिका निभाती है? स्कूल और मुद्रक संचार, सामाजिक संचार और कानून, परिवार और आस पड़ोस या पास पड़ोस और सामाजिक नीति? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रारंभिक वर्षों में निम्न में से कौन सी संस्थाएं बच्चों के समाजीकरण में प्राथमिक संस्थाओं की भूमिका निभाती हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत ही सरल प्रश्न है। तो ये आपका परिवार और पास पड़ोस होगा। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर ज्यादातर बच्चे संरक्षण संप्रत्यय से संबंधित कार्य कर लेते हैं? संवेदीगामक या पूर्व संक्रियात्मक या मूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक? बताइए 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी को गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक शेयर करते रहे सभी लोग। चलिए बताइए 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहां पे मूर्त संक्रियात्मक हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक चिंतन में प्रमुख बदलाव किस प्रक्रिया द्वारा होते हैं? संतुलनीकरण द्वारा, अप्रतिलोमिक चिंतन द्वारा या रटकर स्मरण द्वारा या विलंबित नकल के द्वारा? बताइए 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक चिंतन में प्रमुख बदलाव किस प्रक्रिया द्वारा होते हैं? तो यह संतुलनीकरण द्वारा। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि हमारी विशेष मानसिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं को हमारी दूसरों से होने वाली पारस्परिकता में ढूंढा जा सकता है? हावर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया या लॉरेंस कोहलबर्ग ने या जीन पियाजे या लेवाइगोस्की ने? बताइए 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे भाई, तो यहां पे लेवाइगोस्की ने ठीक है प्रस्तावित किया है। ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं 7। लेवाइगोस्की ने निम्न में से जो है किसे अधिगम के सुसाध्य में महत्वपूर्ण माना है? सांस्कृतिक उपकरणों को, सामाजिक अलगाव या इनाम और दंड या पुनर्वृत्ति और अभ्यास को? बताइए लेवाइगोस्की ने निम्न में से किसे अधिगम के सुसाध्य में महत्वपूर्ण माना है? तो ये सांस्कृतिक उपकरणों हो जाएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर स्वयं एवं दूसरे के कार्यों को आंकते समय जैसे को तैसा तर्क का इस्तेमाल करते हैं? यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिनवीकरण, सामाजिक व्यवस्था निर्वहन अभिनवीकरण या सामाजिक समझौता अभिनवीकरण? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अच्छे,
तो यहां पे यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। एक संरचनावादी कक्षा में विद्यार्थियों को किस लिए प्रेरित किया जाता है? अन्वेषण द्वारा सीखने के लिए, या बाह्य पुरस्कार पाने हेतु सीखने के लिए, या निष्क्रिय अनुसरण द्वारा सीखने के लिए, या रट कर याद करके सीखने के लिए? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जवाब देने का प्रयास करेंगे। बताइए, एक संरचनावादी कक्षा में विद्यार्थियों को किस लिए प्रेरित किया जाता है? क्या रटकर होगा? नहीं। निष्क्रिय होगा? बाह्य पुरस्कार होगा? नहीं। अन्वेषण द्वारा सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे 10 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जीन पियाजे के विचार में बच्चों की निजी वाक्य क्या दर्शाती है? उनकी अग्रवर्ती सोच, या उनकी अपनी सोच को विनियमित करने की अक्षमता, या उनकी समस्या समाधान युक्तियां, या उनका परसंज्ञानात्मक कौशल? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब दीजिए। तो यहां पे उनकी अपनी सोच को विनियमित करने की अक्षमता हो जाएगा। ठीक है, निजी वाक्य क्या दर्शाती है? उनकी अपनी सोच को विनियमित करने की अक्षमता, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। समकालीन सिद्धांत बुद्धि को किस प्रकार अवधारित करते हैं? एक दिशाई समान क्षमता को, बहुदिशाई क्षमता जिसके विभिन्न अलग अलग आयाम हैं, आनुवंशिकता से ना प्रभावित होने वाली क्षमता, या वातावरणीय कारकों से ना प्रभावित होने वाली क्षमता? 11 का जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे भाई, समकालीन सिद्धांत बुद्धि को किस प्रकार अवधारित करते हैं? तो ये बहुदिशाई क्षमता जिसके विभिन्न अलग अलग आयाम हैं, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं 12 का जवाब दीजिए यहां पे कि एक अध्यापक अक्सर कहता है कि लड़कियां नृत्य में कुशल होती हैं और लड़के विज्ञान में। यह कथन किसका उदाहरण है? जेंडर पक्षपात का, जेंडर रूढ़िवादिता का, जेंडर समता का, या जेंडर सशक्तिकरण का? बहुत ही सरल प्रश्न है, रट गया होगा। यह प्रश्न कई बार अपनी क्लास में ये क्वेश्चन करवा चुका हूं, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। बताइए यह कथन किसका उदाहरण है? जेंडर रूढ़िवादिता का है, ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं भाई, विद्यार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक आयामों से संबंधित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना, एक कठोर एवं मानकीकृत पाठ्य चर्चा का पालन करना, या मूल्यांकन में योगात्मक तरीकों को लागू करना, या विद्यार्थियों में उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटना? बहुत ही सरल प्रश्न है, टैग वर्ड की सहायता से आप इस प्रश्न को सॉल्व करिएगा। बताइए, मानकीकृत दिखा काट दो, योगात्मक दिखा काट दो, ठीक है, अलग अलग समूहों में नहीं बांटना है, बाल केंद्रित शिक्षा को अपनाना है। ठीक है ना, पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करना, विद्यार्थियों में असफलता का डर पैदा करना, विद्यार्थियों को सफल और असफल के रूप में वर्गीकृत करना, या अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की प्रगति और चुनौतियों को समझना? बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मूल्यांकन का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी लोग जवाब दीजिए, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहां पे अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की प्रगति और चुनौतियों को समझना हो जाएगा, ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कथन तर्क वाला प्रश्न है कि एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को कक्षा में सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तर्क आ रहा है, सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बहुत ही सरल प्रश्न है भाई, देखिए ये आपका सही है। ठीक है, एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को कक्षा में सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, सही है। तर्क आर कह रहा है कि सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो दोनों सही हैं। आर एक ही सही व्याख्या भी यहां पे करता है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे कथन तर्क वाला प्रश्न है कि वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु मानकीकृत पाठ्यक्रम को लागू करना बहुत महत्वपूर्ण है। तर्क है आर है कि मानकीकृत पाठ्यक्रम अधिगमकर्ताओं की सभी प्रकार की व्यक्तिगत विविधताओं को समाहित कर लेता है। इससे सरल प्रश्न आपको नहीं देखने को मिलेगा। तुरंत देखिए, काटिए, मानकीकृत दिखा काट दो, मानकीकृत दिखा काट दो, तो दोनों आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्न में से कौन सा कारक शिक्षा में समावेशन में बाधक है? विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा, बहुसंवेगी उपागम, आधारभूत संरचना सुगम्यता, या बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, फटाफट जवाब दीजिए। बाधक कौन सा है? नेगेटिव आपको वो करना है, बताइए सब लोग। तो यहां पे विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा, ये
कारक शिक्षा में समावेशन में बाधक है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए भाई, आ गया है 18 का जवाब दीजिए यहाँ पे। पठन वैकल्य से जूझते विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्हें अक्सर लेख बोध में कठिनाई आती है, वे हमेशा सुस्त होते हैं, वे किसी क्षेत्र में प्रतिभावान या कुशल नहीं हो सकते, या उनका बुद्धि स्तर हमेशा सामान्य से ऊपर होता है। बताइए 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा? पठन वैकल्य से जूझते विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन यहां पे सही है? तो उन्हें अक्सर लेख बोध में कठिनाई आती है, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो, आवेगशीलता, ध्यान न दे पाना और अव्यवस्थित रहना निम्न में से किस विकार के सापेक्ष पहचान के लक्षण है? अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार के, या स्वालीनता के, या पठन वैकल्य के, या दृष्टिबाधिता के? बहुत अच्छा प्रश्न है, फटाफट जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग भाई। गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। अभी मॉर्निंग में ही ये वाला क्वेश्चन करवाया था मैं, तो यहां पे अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार हो जाएगा, एडीएचडी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं 20, निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों के विशिष्ट अधिगम कठिनाई को पहचानने का व्यापक तरीका है? मानकीकृत बुद्धि, लप्ति परीक्षण, बहुविकल्प वाले सवालों पर आधारित परीक्षण, साल के अंत में परीक्षाएं, केस अध्ययन? बताइए निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों की विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों को पहचानने का व्यापक तरीका है? तो यहां पे केस अध्ययन हो जाएगा, चौथा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न यहां पे 21 का जवाब दीजिए। बच्चे किस तरह से प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं? विषय वस्तु को रट कर याद करने से, अपने आसपास की वस्तुओं और व्यक्तियों से पारस्परिकता द्वारा, या दंड के भय से, या अध्यापिका को निष्क्रिय रूप से सुनकर? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, टैग वर्ड की सहायता से आप इस प्रश्न को सॉल्व करना। बताइए बच्चे किस तरह से प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं? बहुत ही सरल प्रश्न है, आज आपका स्कोर ठीक ठाक जाना चाहिए। लास्ट में आप अपना स्कोर बताना कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। क्या रट कर याद करने में नहीं होगा, दंड के भय से नहीं होगा, निष्क्रिय दिखा काट दो, अपने आसपास की वस्तुओं और व्यक्तियों के पारस्परिकता द्वारा प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं बच्चे? ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न 22 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों का अधिगम में लगाव को बढ़ाता है? विद्यार्थियों द्वारा स्व नियमन, विद्यार्थियों का योग्यता के प्रति सत्व या स्थिर दृष्टिकोण बनाना, या अध्यापक की विद्यार्थियों के प्रति निम्न अपेक्षाएं होना, या उनके संदर्भ से वियोजित विषय वस्तु प्रस्तुत करना? बताइए सब लोग, निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों का अधिगम में लगाव को बढ़ाता है? तो यहां पे विद्यार्थियों द्वारा स्वनियमन हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे 23 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्न में से कौन सा उपागम विद्यार्थियों के स्वयं पहल करने और अध्यापिका के संतुलित सुसाध्य पर बल देता है? व्यवहारवाद, अनुकरण अधिगम, प्रतिपादक शिक्षण, या सामाजिक संरचनावाद? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा उपागम विद्यार्थियों के स्वयं पहल करने और अध्यापिका के संतुलित सुसाध्य पर बल देता है? तो यहां पे सामाजिक संरचनावाद हो जाएगा, ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे 24 का जवाब दीजिए, कथन तर्क वाला प्रश्न है। यहां पे कथन ए कह रहा है कि एक संरचनावादी कक्षा में यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे अवसर पैदा किए जाएं जिससे विद्यार्थियों में समालोचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशलों के विकास में मदद मिले। तर्क आर है सार्थक अधिगम मुख्य रूप से ज्ञान का ज्यों का त्यों पुनरुत्पादन है। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? तो यहां पे ए सही है लेकिन आर आपका गलत है, ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हो, त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाती, या केवल नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा दूर की जा सकती है, या जो है केवल विद्यार्थी करते हैं जिन्हें अधिगम अक्षमता होती है, या अध्यापक द्वारा अच्छे तरीके से विश्लेषण की जानी चाहिए ताकि अधिगम कमियों को समझा जा सके? बताएंगे सब लोग इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पे अध्यापक द्वारा अच्छे तरीके से विश्लेषण की जानी चाहिए ताकि अधिगम कमियों को समझा जा सके, ठीक है, त्रुटियों को। चलिए अगला प्रश्न यहां पे 26 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। संज्ञानात्मक कौशल जैसे कि ध्यान, स्मृति और समस्या समाधान इत्यादि पर व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति का कोई असर नहीं होता, या सकारात्मक भावों द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं, या नकारात्मक भावों द्वारा सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं, या पर व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति का गहरा असर पड़ता है? बताइए संज्ञानात्मक कौशल जैसे कि ध्यान, स्मृति और समस्या समाधान इत्यादि पर क्या होता है, क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए।
पर व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति का गहरा असर पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 27 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को सीखने के लिए क्यों अभिप्रेरित करना चाहिए? दूसरों के ऊपर श्रेष्ठता पाने के लिए, या मूर्त पुरस्कार जैसे कि नगद इनाम, प्रमाण पत्र इत्यादि पाने के लिए, या संप्रदायों को समझ बढ़ाने के लिए, या अध्यापिका और माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए? बताइए, एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को सीखने के लिए क्यों अभिप्रेरित करना चाहिए? सम प्रत्ययों की समझ बढ़ाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हो 28। निम्न अभिलक्षणों का कौन सा युग्म विद्यार्थियों की समस्या समाधान क्षमताओं को सकारात्मक रूप से बढ़ाता है? अनुक्रिया समुच्चय पर असंज्ञान, या जो है समरूपक सोच पर क्रियात्मक स्थिरता, या अनुक्रिया समुच्चय अभिसारी सोच, या अपसारी सोच पर असंज्ञान? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहां पे अपसारी सोच पर असंज्ञान हो जाएगा। ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं। निम्न में से कौन सा कारक कक्षा में अधिगम प्रक्रिया में बाधक बन जाता है? बैठने की अनम्य योजना, जानकारी प्रस्तुत के विभिन्न तरीके, या विविधता के प्रति समन्वय, या संसाधन संपन्न वातावरण? बताइए सब लोग, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे बैठने की अनम्य योजना हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विद्यार्थियों को एक नए संप्रत्यय के अधिगम में सहयोग हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? संप्रत्यय को केवल एक ही तरीके से समझाना चाहिए, या भाषावली और चिन्हों या संकेतों को स्पष्ट करने से बचना चाहिए, या पूर्व ज्ञान को सक्रिय रूप से करने से बचना चाहिए, या विभिन्न संप्रत्ययों के बीच संबंध स्थापित करना चाहिए? तो यहाँ पे चौथा करेक्ट होगा, विभिन्न उपसंप्रत्ययों के बीच संबंध स्थापित करना चाहिए, ठीक है। तो ये थे आपके सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चन। इन 30 क्वेश्चंस में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। बाकी मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।